में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है कृष्णा और 1999 इनका डेट ऑफ बर्थ है। सबसे पहले मैं इनकी कुंडली का पंचांग पढ़ के बता देता हूँ। ध्यान से देखिए मेरी तरफ। अब जब इंटरनेट चला ही दिए और कार्यक्रम देख ही रहे हैं तो क्यों ना पूरे तरीके से देखा जाए। अधिक ज्येष्ठ माह में जन्मे होने से एकदम अच्छी स्थिति से कहा जा सकता है, मतलब इसमें बिल्कुल भी कोई कमजोरी नहीं है। और ये बेहतरीन कुंडली की एक उदाहरण के तौर पर ये कुंडली देखी जा सकती है पंचांग में विशेषतया। उत्तरायण में जन्मे होने से आत्मबल मजबूत, व्यक्ति का नैतिक तत्व और नैतिक तत्वों का पालन करने वाला, प्रभाव से संपन्न और श्रेष्ठ होता है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने से क्रोध पे नियंत्रण रखने वाला, मंगलवार के जन्मे होने से थोड़ी जल्दबाजी की प्रवृत्ति रहे जिसमें व्यक्ति का पेशेंस लेवल थोड़ा कमजोर होता है। शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा अशुभ होते हैं, पापक होते हैं, आय अनियंत्रित होती रहेगी या पैसे बचने में मशक्कत हो सकती है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति बहुमुखी है और कई बार एक साथ कई सारा काम करना चाहता है। गर कर्ण, शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने से भविष्य को देखने की क्षमता, गुप्त तरीके से विद्या को जानने की इच्छा, सवालों के उत्तर को ढूंढने का एक अलग प्रभाव व्यक्ति के ऊपर रहेगा। अब यहाँ पे इनको बंद करते हैं। कुंडली में जाने से पहले पंचांग में अच्छी बात, ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि उसको क्रोध कम आए, या अगर क्रोध ज्यादा आ रहा हो तो उसको नियंत्रित सही तरीके से किया जाए। वैसे इस जातक की कुंडली में इस बात की बहुत ही अच्छे तरीके से संकल्पना करी जा सकती है कि जातक की कुंडली में क्रोध नियंत्रित हो जाएगा और उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्रोध को कैसे नियंत्रित करना है। अधिक माह में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव बहुत ही ज्यादा बेहतर और भाग्यशाली बनने वाला बन रहा है। इन्होंने सवाल दाम्पत्य को लेकर के पूछा हुआ है, पर मैं कुंडली और भी बता दूं। ये वृषभ लग्न की कुंडली जो मूर्तियां यहाँ की कुंडली है, मतलब 2 नंबर की कुंडली यहाँ बनती है लग्न में जो बनी है। इसका मतलब है कि धन भाव में जो राशि बननी चाहिए थी वो जन्म कुंडली के लग्न में बनी है और उस पे केतु का प्रभाव, धन भाव के अधिपति को केतु देखेंगे और भाग्य भाव के अधिपति या भाग्य के कारक या लाभ के अधिपति इस कुंडली में लाभ भाव में स्वग्रही। ये कुंडली लग्न के अधिपति होने के साथ साथ छठे भाव के भी अधिपति होने से शुक्र इस कुंडली में कई बार बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे। इस कुंडली में तृतीय भाव के अधिपति होने के कारण चंद्रमा कमजोर परिणाम देने वाले बनेंगे। इस कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति और एकादशवें भाव के अधिपति होने के कारण गुरु मारक ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। मंगल द्वितीय और 12वें भाव के, सप्तम और 12वें भाव के अधिपति होने के कारण इस कुंडली में मारक ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। पर इस कुंडली में सूर्य, बुध, शनि अच्छे परिणाम देने वाले बनेंगे। बुध धन और पंचम के अधिपति, शिक्षा, बुद्धि और मुखड़ा बड़ा सुंदर। चंद्रमा और शुक्र का एक साथ बैठना, ये ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर लड़का भी हो तो बहुत सुंदर हो, ये तो स्वयं जाति का है। और निसंदेह गुरु का प्रभाव द्वितीय भाव से केंद्र में जाना और द्वितीय भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में 12वें जाना शनि के साथ। अब यहाँ पे एक बात जो कि बड़ी अद्भुत है, ग्रहों के युति को समझने की आवश्यकता है कि कैसे ग्रह किसके साथ बैठे हैं। इस कुंडली में मंगल और शनि अगर एक साथ बैठ जाते तो अच्छा नहीं होता, लेकिन बुध और शनि एक साथ बैठे हैं, ये अच्छी बात होगी क्योंकि पंचम और योग कारक ग्रह या राजयोगों का निर्माण करने वाले दोनों ग्रह बुध और शनि एक साथ आ रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में जो संपूर्ण सुख होता है, संपूर्ण मतलब ये यहां से नवम भाव की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, दाम्पत्य बहुत अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे नीच के होने के बावजूद भी शनि जन्म कुंडली में मंगल से देखे जाने के कारण उनका नीच भंग हो जाएगा। गुरु जन्म कुंडली में अपनी 5वीं दृष्टि से लाभ एक तृतीय भाव को देखेंगे उच्च के प्रभाव से, तो बड़े भाई बहनों के सुख के साथ छोटे और सबका सुख व्यक्ति को मिल जाता है। व्यक्ति स्वयं भी बहुत ही ज्यादा पराक्रमी और मेहनत करने वाला होता है। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतः शिक्षा में जो छोटी मोटी मशक्कत आएगी उसको पूरा करने वाला और कई बार व्यक्ति को अंक पाने वाला और गुप्त विद्याओं का जानकार, सबका आदर, बड़ों का आशीर्वाद और धर्म का पालन करने वाला बना देंगे। उस गुरु की 7वीं के बाद 9वीं दृष्टि, यहाँ पे मित्र की दृष्टि बहुत अच्छी। यहाँ के अधिपति पीछे गए हैं और इस भाव को सूर्य देख रहे हैं जो कि सुख के अधिपति हैं, जो इस कुंडली के लिए अच्छे होंगे। इस कुंडली में सूर्य, बुध और शनि हमेशा अच्छे होंगे।
इस कुंडली में सूर्य और शनि, बुध और शनि, सूर्य और बुध अगर एक साथ बैठ जाएंगे तो कुंडली अच्छी सज जाएगी। इस कुंडली में चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। तो लग्न और तृतीय के अधिपति एक साथ बैठे हैं धन भाव में। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पर, अपने पति के सहयोग से या पति को सहयोग करके अपना धन इकट्ठा करता है और श्रेष्ठ और सही जगह पे धन लगाता है। शनि की तीसरी दृष्टि मित्र को देखेंगे और मित्र के साथ बैठे हैं। ये बुध और शनि का संबंध व्यक्ति के सैया सुख को संपूर्ण और श्रेष्ठ बनाने में कोई कसर ना छोड़े। केंद्र में 3 घर खाली होने से आत्मबल कमजोर संभव है, पर दशम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में 12वें जाना व्यक्ति को कई बार, अगर केंद्र में जब ये स्थिर राशियों का निर्माण हो, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, जन्म कुंडली के केंद्र में अगर स्थिर राशियों का निर्माण होता हो 2, 5, 8, 11, तो व्यक्ति को भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। वो कई बार अपने जगह पे रहा जाता है या अपने ही आसपास उसकी विवाह की स्थिति भी बन जाती है। आपकी कुंडली के हिसाब से मिथुन राशि के जातक, वृश्चिक राशि के जातक, कन्या राशि के जातक, मकर और कुंभ राशि के जातक आपके लिए अच्छे होंगे। साथ ही साथ ये राशियां भी अच्छी होंगी। आपकी कुंडली के लिए 5 तारीख यानी कि 5 अंक अच्छा होगा। 5 तारीख हो जाए, 14 तारीख हो जाए, 23 तारीख हो जाए, शुक्रवार का दिन, दक्षिण दिशा, कृतिका नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, जिसके अधिपति सूर्य लग्न में ही बैठे हैं। और जातक की कुंडली में एक बात और भी बताता हूं, इस कुंडली में शनि की दशा, इस कुंडली में सूर्य की दशा, इस कुंडली में बुध की दशा अच्छी जाएगी। और इस कुंडली में शुक्र की दशा कभी कभी कष्ट देने वाली होगी। सूर्य की दशा में मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। और एक बात और बता दूं तो शुक्र की दशा भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी, ये कुंडली बहुत अच्छी होगी वो जन्म कुंडली में 2027 के बाद बहुत बढ़िया लाभ होगा। अभी थोड़े सामान्य जीवन आप जी सकते हो, पर 2027 के बाद एक बेहतरीन जीवन का दौर आएगा, जहां व्यक्ति संपूर्णता को प्राप्त करते हुए, अपने संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति देखते हुए और श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करते हुए देखा जा रहा है। इस कुंडली में शनि की दशा में भाग्योदय हो जाए, इस कुंडली में पंचम भाव के अधिपति यानी कि बुध की दशा में व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए और व्यक्ति को भाग्य का लाभ मिल जाता है। श्रेष्ठ लोगों का पंचम भाव बहुत अच्छा बना है, इसके प्रभाव में कभी भी कमजोरी नहीं है, क्योंकि वो दशम भाव के अधिपति के साथ जो इस कुंडली का सबसे ज्यादा कारक ग्रह होता है उसके साथ पंचमेश की युति है। अब ध्यान से समझिएगा, लग्न में सूर्य व्यक्ति को बहुत ही चिंतित रहने वाला, दंत रोगी, केशों का रोग और नेत्रों की समस्या, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो आधे सर के दर्द से परेशान रहता है, या कई बार बालों में डैंड्रफ यानी कि रूसी वगैरह की शिकायतें भी होती रहती हैं। पेट का दर्द और व्यक्ति को पीठ से या कई बार अर्थराइटिस वगैरह की समस्या भी हो सकती है। गुरु अगर एकादशवें भाव में अकेले बैठेंगे, अब जरा ध्यान से समझिए, मैंने क्या बात कही कि इस कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु तब अच्छे हो जाएंगे जब वो स्वग्रही बैठे हों, और शुक्र तब बुरा परिणाम करेंगे जब उस पर किसी पापग्रह का असर हो। शुक्र पे पापग्रह का कोई असर नहीं है, उस पे मंगल का कोई असर नहीं है, उस पे शनि की दृष्टि है जो कि उसके मित्र होते हैं, लेकिन वो शनि इस कुंडली में अच्छे होते हैं, इस वजह से शुक्र का वो चाह करके भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और इस भाव से गुरु केंद्र में बैठे हैं द्वितीय भाव से, तो यहाँ पे शुक्र भी अच्छी दशाओं के कारक हो जाएंगे। मतलब जातक की कुंडली में शुक्र की दशा भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी, लाभ दे। हाँ, दिक्कत कहां हो सकती है, इस कुंडली में समस्या विवाह देर से होने के संभव है। 25 साल के बाद, 26 साल के बाद व्यक्ति के विवाह के होने के योग बनते हैं। और कई बार जब कुंडली मिलाकर के विवाह ना करा जाए तो संभवतया चूंकि मंगल इस कुंडली में मारक होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं अगर विवाह मिलाकर के ना करा जाए तो विवाह मिलाकर के ही होना चाहिए। वैसे आप मंगलिक नहीं है, लेकिन मंगल और शनि का संबंध कई बार व्यक्ति के जीवन में आरंभ को कष्ट से युक्त रख देता है। वस्तुतः आपकी कुंडली में भी शनि की दशा बाकी है, अभी तो गुरु की दशा में जी रहे हैं, जो लाभ दे रहे हैं पर वस्तुतः कम, मेहनत करवा रहे हैं पर मेहनती बना भी रहे हैं, पर परिणाम भाव के अधिपति 12वें हैं, इस वजह से थोड़ी बहुत मशक्कत बनती है। बस वस्तुतः मैं बहुत ज्यादा इसे नहीं कहूंगा खराब, लेकिन राहु का सूर्य के साथ बैठना, मंगल का यहाँ स्वग्रही होना, यहाँ भी मंगल 7 नंबर में स्वग्रह नहीं वर्गोत्तम होना, और यहाँ पे केतु का सप्तम भाव में बैठना, यहाँ पे केतु सप्तम भाव में, लग्न के अधिपति वृषभ राशि, नवमांश के अधिपति शुक्र, लग्न के अधिपति मित्र और नवमांश के अधिपति मित्र, मतलब लग्नेश और नवमांश के अधिपति दोनों मित्र हो जाते हैं। लग्न के अधिपति यहाँ शुक्र बुध की राशि में, और वहां पे वो अपने मित्र की राशि में, गुरु स्वग्रही, यहाँ भी राशि में अपनी राशि के, यहाँ भी गुरु अपनी राशि के, यहाँ भी मंगल 7 नंबर में वर्गोत्तम, यहाँ भी मंगल 7 नंबर में वर्गोत्तम, यहाँ केतु
त्रिकोण में, यहाँ केतु केंद्र में चंद्रमा की राशि में, और सूर्य जो है वो यहाँ मकर के बैठे हैं, वहां सूर्य जो है वो वृषभ के बैठे हैं। इसका मतलब ये बनता है कि हमें सूर्य को संतुलित करने की आवश्यकता दिख रही है, क्योंकि वस्तुतः यहाँ पे अष्टम भाव के अधिपति होकर के सूर्य और अष्टमेश यानी कि शनि और लग्नेश यानी कि लग्न और अष्टम के अधिपति का परिवर्तन होना, यही जातक के जीवन में विवाह के विलंब करने के कारण बन सकते हैं। शनि की दृष्टि यहां पड़ रही, वस्तुतः विवाह के बाद समस्या छोटी सी होगी जब कुंडली मिलाकर के ना करी जाएगी तो। वस्तुतः इस कुंडली में संतान पक्ष कमजोर नहीं है, जन्म कुंडली में गुरु का प्रभाव पंचम भाव को देख रहा है, संतति हो जाएगी। यहाँ भी गुरु का प्रभाव जो है वो जन्म कुंडली में, या चंद्रमा का प्रभाव यहाँ बहुत अच्छा है, बुध का प्रभाव यहाँ बहुत अच्छा है, गुरु का प्रभाव यहाँ बहुत अच्छा है, शुक्र का प्रभाव यहाँ बहुत अच्छा है, लग्न में सूर्य बैठे हैं इस वजह से, और शनि के साथ वो परिवर्तन कर रहे हैं, तो शत्रु ग्रह भी अगर परिवर्तन करते हो तो अच्छे हो जाते हैं। पर वस्तुतः अभी देखना ये होगा कि ये दोनों ग्रह हैं कौन, तो वस्तुतः वो लग्नेश और अष्टमेश होते हैं। इस कारण से थोड़ी दिक्कत होती है। चंद्रमा जो है वो मिथुन के, और यहाँ पे चंद्रमा जो है वो धनु के, यानी कि एक तरीके से यहाँ से ज्यादा अच्छी स्थिति इनकी यहाँ हो रही है। यहाँ धन के मामले में अच्छे हो रहे थे तो व्यक्ति को सही जगह पे धन खर्च करवाएं, सुंदर बना दे, विचार बढ़िया बने, व्यवहारिक होता है, वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, प्रबुद्ध होता है, धन को रखने वाला, संजो करके रहने वाला। सप्तम भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में, और सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, दोनों परस्पर मित्र की दृष्टि से देख रहे हैं। सूर्य के मित्र मंगल, गुरु के मित्र मंगल, और इस भाव के अधिपति पे राहु केतु का प्रभाव नहीं, पर राहु की दृष्टि भी है। इसका मतलब एक तरीके से कि यहाँ के अधिपति पे शनि और बुध का प्रभाव है मंगल के ऊपर। सप्तम भाव के अधिपति को भाग्य और दशम के अधिपति ने देखा है, इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो भाग्यशाली होता है, खराब नहीं है। और व्यक्ति के पति जो होते हैं वो कई बार नौकरी करने वाले ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि मंगल दिग्बली होकर के यहाँ भी बैठ रहे हैं और सूर्य केंद्र में आ रहे हैं, या सरकार से जुड़ करके व्यक्ति काम करने वाला होता है। ये अच्छी स्थिति कहूंगा। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे है, इसे खराब नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का पति अनुभवी होता है और साथ ही साथ वो घर में सुखद माहौल बनाने का प्रयास करता है, बचकानी हरकतें करने वाला भी होता है। आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली में सूर्य लग्न में, यहां भी सूर्य लग्न में, यहां भी सूर्य लग्न में, ये भाव से वर्गोत्तम ग्रह व्यक्ति के आत्मबल को मजबूती देने वाला हो जाएगा। मंगल यहां भी 7 नंबर में, यहां भी 7 नंबर में, यहां भी 7 नंबर में, व्यक्ति को भी स्वयं प्रकाशित होकर के व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस तकनीक से संबंधित कोई काम, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर, मैनेजमेंट का काम, MBA वगैरह कर ले, या मैं समझता हूं कि व्यक्ति कैटरिंग का काम कर ले, इवेंट मैनेजमेंट का काम कर ले, किसी को सजाने का काम हो जाए, ये सारी चीजें भी व्यक्ति कर सकता है। व्यक्ति जो है वो रेस्टोरेंट में भी इंटरेस्ट अगर लेता हो तो रेस्टोरेंट वगैरह भी, खाने पीने की सामग्री और मिठाई की दुकान आदि में भी व्यक्ति का काम चल जाएगा। ये अच्छी स्थिति कहूंगा। दशमांश कुंडली को अगर मैं देखूंगा तो यहाँ शनि का उच्चाभिलाषी होना और शुक्र और बुध का यहाँ एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम को देखना, ये बहुत अच्छी स्थिति है। अगर व्यक्ति शुक्र से संबंधित और मंगल से संबंधित कोई भी कारोबार करे तो बहुत अच्छा होगा, पक्की बात है। इतनी सारी चीजें, गुरु और चंद्रमा व्यक्ति को कई बार लाभ देंगे, और व्यक्ति अपडेट रहना चाहता है, वो आज घटनाक्रम क्या हुआ है उसको जानना चाहता है, डेली एनालिसिस करना चाहता है, अपनी कमियों पे काम करना चाहता है, धीरे धीरे ही सही पर उसको सारी चीजें मिल जाने वाली बनती हैं। लग्न के अधिपति को शनि की देख रहे हैं, लग्न के अधिपति से पंचमस्थ मंगल का जाना व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य को बेहतर करने वाला है और साहसिक नेचर देने वाला है। कभी भी आर्थिक पक्ष कमजोर नहीं है, पर इस कुंडली में कमजोरी एकमात्र देख रहा हूं, विवाह विलंब के संकेत मिल रहे हैं। विवाह के बाद स्थिति खराब नहीं है, यह खराब तब होगी जब विवाह मिला करके ना करा जाए। वस्तुतः अंक मिले ना मिले पर भाव जरूर मिला लीजिएगा, बिना भाव मिलाए विवाह मत करिएगा। नक्षत्रों के आधार पर सूर्य का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा है, चंद्रमा थोड़े कंफ्यूजन में है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी कमजोर नहीं है, वो ठीक है, गंभीरता आपके पास बनी रहेगी और गंभीर होकर के ही आप काम करेंगे। शुक्र और चंद्रमा आपके वेदों का, आपके पुराणों का, आपके मंत्रों का, आपके अध्ययन अध्यापन का, इन सब चीजों में उनकी अनुरक्ति और व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता रहता है। शुक्र और चंद्रमा व्यक्ति को अच्छे तरीके से अन्वेषण करने वाले, अनुभव को रखने वाले और व्यक्ति को सुंदर व्यक्तित्व का बना देते हैं। मंगल जन्म कुंडली में चित्रा नक्षत्र के स्वयं के नक्षत्र में, और वहां पे वो थोड़े कमजोर से हैं, इस वजह से व्यक्ति साहसी थोड़ा कम होता है और कई बार उसके जीवन में गलत और गंदे लोगों का प्रवेश भी हो जाता है। ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है, किसी पे भरोसा करने का कोई मतलब है नहीं। जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति का लग्न में बैठना, माता का प्रभाव जीवन में ज्यादा और माता से व्यक्ति ज्यादा प्रभावित, और है व्यक्ति बड़ा ही शांत नेचर का, धीर है,
गंभीर है, पर उसके जीवन में चिंताएं थोड़ी रहती हैं, किसी न किसी चीज को लेकर के वो अपनी चिंता रखता है। इस कुंडली में भाग्य का बल बहुत अच्छा है, अगर व्यक्ति बाहर भी जाना चाहे तो जा सकता है, पर वस्तुतः बहुत ज्यादा लाभदायक वो नहीं है, क्योंकि केंद्र में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर व्यक्ति घर के निकट ही रहना चाहिए। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में दक्षिण दिशा बहुत अच्छी रहे। आपकी कुंडली के लिए धन कमाने के लिए दक्षिण दिशा सब तरीके से अच्छी होगी। अगर विवाह भी करना होगा तो आप दक्षिण दिशा की तरफ जा सकते हैं, या उत्तर और पूर्व की दिशा भी आपके लिए अच्छी होगी। मतलब अब यहाँ पे ये कहूंगा कि अब कोई आवश्यक नहीं है कि अगर मैंने जो दिशा कह दी है उसी दिशा से संबंध बनाना है ना। अगर अंक बढ़िया मिले, भाव अच्छे मिले, तो इन दिशाओं को त्यागा भी जा सकता है। और निसंदेह किसी भी दिशा में अगर विवाह मिले बिना मिलाए, अगर मान लो आपने उत्तर पूर्व दिशा से किसी व्यक्ति से कुंडली मिलाई और अच्छे अंक ना मिल रहे हो या अच्छे भाव से उसकी कुंडली ना मिल रही हो, लेकिन अगर कोई दूसरे दिशा से अगर अच्छे मिल रहे हो और कुंडली में भाव अच्छे मिल रहे हो, आंख बंद करके विवाह कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में जो संतान पक्ष देख रहा हूं वो भी अच्छा ही है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो एक ही तरीके की संतति प्राप्त करता है, या तो पुत्र या तो खाली पुत्री। वस्तुतः आपकी कुंडली में योग है और संतान की कमजोरी नहीं है, संतति का सुख आपकी कुंडली में है, संतति भाग्यशाली और आप ही की तरीके की प्रवृत्ति वाली होती है, मतलब वो भी आपकी तरह अपनी माता से प्रभावित होने वाली होती है। इस कुंडली में आत्मबल ठीक है, मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, ज्ञान ठीक है, अनुभव ठीक है, सुंदर बुद्धि, सुंदर आचरण, श्रेष्ठ और संभ्रांत बनने वाली महिला ये जातक साबित हो सकती है। इस कुंडली के हिसाब से व्यक्ति अपने काम पे अगर फोकस करे, खुद का काम करे तो ज्यादा बढ़िया होगा। ये इतनी सारी स्थितियां। अब अगर आपकी कुंडली में मैं और भी बता दूं, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, संतोषी माता का व्रत करना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुन करके सोना चाहिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए। इस कुंडली के आधार पर वट सावित्री या फिर भगवान शिव की पूजा या पार्वती की पूजा करनी चाहिए। शिव जी को बिल्व पत्र या शमी पत्र अर्पित करना चाहिए। ये कुंडली इस मामले में। मैं एक मंत्र आपको दूंगा, आप मुझे संपर्क कर लेना। उस मंत्र का जप प्रत्येक दिन 10 मिनट करना चाहिए, उससे एक श्रेष्ठ पति और श्रेष्ठ वर मिलने का लाभ मिल जाता है। अब आपकी कुंडली में क्या कहूं, इस कुंडली में मैंने लगभग सभी चीजें समेटने का प्रयास किया है, फिर भी अगर बता दूं, मंगल के बाद अगर बुध बात करते हैं तो आपको अनुभवी बना रहे हैं। व्यक्ति जैसे ही विवाह में जाता है, विवाह के सूत्र में बंधता है, सामने वाले का भाग्य बढ़ जाता है भरणी नक्षत्र के कारण। शुक्र और गुरु जन्म कुंडली में रेवती नक्षत्र में गुरु बैठे हैं। व्यक्ति के पास ज्ञान है, नारायण की उपासना करने वाला, नारायण का भक्त और भगवान शिव की पूजा करने वाला या शिव का उपासक होता है। देवी दुर्गा की आराधना भी या मंदिर का दर्शन भी आप कर सकते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो आपको खर्चीला बना रहे हैं, कई बार धन व्यय में जाता है और व्यक्ति जो होता है वो खर्च करने से पहले सोचता भी है, पर कई बार अच्छे काम में ही खर्च करेगा, वो गलत जगह पे और असंतुलन व्यय नहीं करता है, मतलब ठीक है, उसे भी खराब नहीं है। राहु आपको मेहनती बना रहे हैं, शनि आपको जो है वो भरा पूरा बना रहे हैं। सप्तम भाव की स्थिति अगर मैं देख रहा हूं तो सप्तम भाव पे शनि और बुध जैसे योग कारक ग्रह की स्थिति है, खराब बिल्कुल भी नहीं है। आर्थिक परेशानी इस कुंडली में कभी भी परेशान नहीं करेगी। पिता के साथ संबंध कभी भी खराब नहीं होंगे, वो बहुत अच्छा है। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत भले परेशान होता रहे, पर उनके द्वारा प्राप्त चीजें बहुत ही काम करती हैं। लग्न में सूर्य है, आप निंदनीय नहीं है और व्यक्ति जो है वो अपना व्यवसाय करे तो ज्यादा बात बनेगी। शुक्र से संबंधित और मंगल से संबंधित आप कोई भी व्यवसाय उठा सकते हैं, मैंने ये दोनों चीजों का नाम ले रखा है। अब एक बात और बताता हूं, इस कुंडली में गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए बहुत अच्छा, गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए बहुत अच्छा है। सामान्यतः यहाँ के लिए भी गुरु, मतलब हर जगह उनकी दृष्टि ऐसे ही बन रही है, क्योंकि यहाँ 12 नंबर के बैठे हैं ना, और वर्गोत्तम है, हर जगह वो जन्म कुंडली में अच्छे बन रहे हैं, खराब नहीं है। मकर लग्न की कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते कर्म क्षेत्र के लिए, इस वजह से कई बार व्यक्ति जो होता है वो हाउसवाइफ बन के रह जाता है, पर आप अपना भी काम कर सकते हैं, एक बात भी कुंडली में बनती है। क्लियर है, समझ में आ गई होंगी चीजें, नहीं आई होंगी तो पूछ लीजिएगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। NAKULPARASHARA ये मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी है, वहां पे आप लोग जरूर आइए, और साथ ही साथ JYOTISHHILAKSHYA ये मेरा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, इसे जरूर अपने जगह में मोबाइल में जगह दे दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।